Hello students, welcome once again to our study channel Dream Test Online Classes. I am Jaswant Singh Shekhawat and today we are going to discuss idioms again. एक वीडियो idioms का हमने पहले ले लिया था, ये idioms का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैंने पहला जो वीडियो अपलोड किया था उस समय आपको बताया था कि idioms या वोकेब पार्ट जो भी है, वोकेब पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से हमने देख लिया idioms बाय कलर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा idioms वोकेब बाय ट्रिक्स, जिसमें हमने वोकेब जुगाड़ जो है उसके माध्यम से सीखा, रूट वर्ड्स के माध्यम से सीखना, और साथ ही मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी वोकेब बाय स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज के माध्यम से सीखना। तो आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार मेथड आपके लिए रहेगा याद रखने के लिए। idioms बेस्ड ऑन स्टोरीज, या फिर हम कह सकते हैं idioms जो है उनके पीछे की कहानियां जो है उनके आधार पर हम idioms को पढ़ेंगे। idioms होती क्या है? idioms मुहावरे हैं, कहावतें हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, किसी भी भाषा में मुहावरे होते हैं, उसी तरह से अब मुहावरे जो होते हैं उनका क्या है कि जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ और निकलता है, जबकि उनका वास्तविक जो सेंस है जो कहने वाले का वो कुछ और समझा जाता है, ठीक है। तो मुहावरों को हम उनकी उत्पत्ति, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके आधार पर अगर हम सीखें तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेगी। तो यही तरीका आज हम अपनाने जा रहे हैं, idioms बाय स्टोरीज। स्टोरीज के माध्यम से हम idioms को पढ़ेंगे। और देखिए जितनी भी idioms आपके वीडियो में आज के वीडियो में आप पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप तुरंत अनुभव करेंगे वीडियो को पूरा देखने के बाद में कि जो आज हम पढ़ पाए वो हमें तुरंत याद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहली इडियम जो मैंने ली है वो है बाइट द बुलेट। ध्यान रखिए, मैंने ये जो इडियम्स ली हैं, बहुत सारी इडियम्स हैं, उनमें से ऐसी इडियम्स ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है या आने लायक हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट इडियम इज बाइट द बुलेट। देखिए क्या है पहली चीज, इसके पीछे की कहानी समझते हैं, कहाँ से इस इडियम की शुरुआत हुई होगी हम समझते हैं। देखिए क्या है इसकी कहानी, ये है पुराने समय में जब युद्ध होता था, पुराने ज़माने में अलग अलग देशों के राजाओं के कबीलों के बीच में जो युद्ध होते रहते थे, उस समय युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो जाते थे, या आमतौर पर भी जब पेशेंट का इलाज किया जाता था डॉक्टर्स के द्वारा, तो उस दौरान बेहोशी की दवाएं जो है आज की तरह खोज उनकी नहीं हो पाई थी, आज की तरह वो उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो पेशेंट का जब कभी भी उसको बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती तो उस दौरान वो क्या करते, कोई भी सर्जरी करनी होती तो वो उसको एक बुलेट मतलब गोली जो है उसके जाड़ में दांतों के नीचे दबा देते थे, और उस दौरान जो दर्द होता, उसके ऑपरेशन के दौरान जो दर्द उसे सहना होता, उस दर्द का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वहाँ के उस दर्द से उसका ध्यान हटे, उसको वो सहन कर पाए, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि उस गोली को जो उसके दांतों पे दबी हुई है उसको वो चबाने की कोशिश करे, जाड़ से उस पर जोर डाले, उसको चबाने की कोशिश करें। अब हम फील करते हैं कि जब भी हमें दर्द होता है तो कहते हैं ना, अपनी भाषा में कहते हैं ना, जाड़ भींच लें, ठीक है। तो वो जिस तरह से दर्द को उसको सहन करने की एक अलग ही क्षमता आ जाती है, क्योंकि वो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर वो उस दर्द की तरफ, जहाँ पे हम जाड़ में दबाएंगे उसको, ठीक है, उस दर्द की तरफ अपना ध्यान जाएगा तो हमें वो दर्द कम महसूस होगा। तो ये प्रथा चलती थी या ये तरीका चलता था पुराने समय में इलाज करते समय, ठीक है। वहीं से ये इडियम ली गई है, बाइट द बुलेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या निकलेगा फिर इसका? अर्थ हो जाएगा टू एंड्योर समथिंग डिफिकल्ट, टू एंड्योर समथिंग डिफिकल्ट, या फिर हम कह सकते हैं पेन, एंड्योर पेन, टू बेयर पेन मतलब दर्द सहन करना। बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, दर्द सहन करना या कोई कठिन चीज जो है उसको बर्दाश्त करना, उसके लिए यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो इडियम है, पहली इडियम, आपको इस कहानी के माध्यम से हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। आज की दूसरी इडियम में ले रहा हूं
टू ब्रेक द आइस, बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुकी है और आने लायक भी है, और ज्यादातर को शायद आपको पता भी होगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझते हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई होगी। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि जो जहाज चलते थे, ठीक है, व्यापारिक जहाज, ज्यादातर व्यापार जो है उस समय में, आज भी होता है लेकिन उस समय में और भी ज्यादा व्यापार जो है वो समुद्री मार्गों से होता था, ठीक है। जहाजों के माध्यम से मालवाहक जो पोत होते थे उनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सामग्री पहुंचाई जाती थी। तो उस समय क्या होता कि बीच में जो ठंडे इलाके होते वहाँ पर कई बार क्या होता, जहाज जो है बर्फ में फंस जाता था, ठीक है। वहाँ की नदियाँ वगैरह जो है, कोई नाव जो है या जहाज होता तो नदी के अंदर वो फंस जाता था, बर्फ जम जाती थी, नदियाँ जम जाती थी, उस कारण से वो फंस जाता था। तो क्या करता, जो कोई देश या जो एरिया उस जहाज से सामान मंगवा रहा होता, वो देश उस जहाज को या उस नाव को, उस बोट को वहाँ से निकालने के लिए सामने से अपने देश से छोटे नाव भेजते थे या छोटे जहाज भेजते थे, ठीक है। और उन जहाज के कर्मचारियों का काम क्या होता था, उस बर्फ को तोड़कर रास्ता बनाना, ताकि वो जहाज जो है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इससे इसका सेंस निकलता है, क्या सेंस निकलता है कि जिस तरह से वो अवरोध आ रहा है बीच में, ठीक है, उस जहाज के और उस देश के लोगों के बीच में जो अवरोध बन रहा है, उस अवरोध को खत्म कर दिया जाए तो बात आगे बढ़े। तो इसी तरह से इसका यूज किया जाता है ब्रेक द आइस का। इसका मतलब होता है आमतौर पर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब दो लोगों के बीच में या बहुत सारे लोगों के, दो पक्षों के बीच में कोई मतभेद चल रहा हो या मनमुटाव चल रहा हो, उस मनमुटाव को खत्म करने के लिए एक नई पहल करना, नई शुरुआत करना। या हम कह सकते हैं कि दो लोग चुपचाप बैठे हैं तो आपस में पहले कौन बोले, ठीक है, तो बातचीत, भाई दो लोग नाराज बैठे हैं तो कई बार ये होता है ना, आपस में नाराज हो जाते हैं तो कि मैं क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसने ऐसा कहा था इसलिए मैं भी नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। और जैसे ही कोई एक शुरुआत कर देता है तो दोनों के सिकवे गिले जो है वो दूर हो जाते हैं और दोनों ही बातचीत करना वापस भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बात वही आ जाती है कि स्टार्ट कौन करे उस कन्वर्सेशन को। तो इसका मतलब वहीं से है, ब्रेक द आइस का मतलब कि उस आइस को ब्रेक करके जिस तरह से उस जहाज को आगे बढ़ने के लिए वो देश पहल करता था, वैसे ही कोई पहल करे मनमुटाव को दूर करने की, उसके लिए यूज किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हो गई दो फ्रेजेस या अपने इडियम्स। नंबर 3 लेते हैं, तीसरी फ्रेज में इडियम में ले रहा हूं, देखिए क्या है, टू बरी द हाचट। देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो ये, इसको कई लोग बोलेंगे हेचेट, कई बोलेंगे हेचे, टी को साइलेंट रखिए। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, हाचट, ठीक है। क्या होगा देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है भाई, सही तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाचट, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा हाचट, हाचट। हिंदी के अकॉर्डिंग हम कहें तो, ठीक है, टे साइलेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाचट बोला जाता। होता क्या है हाचट, देखो ये होती है एक्स, मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को कहते हैं, ठीक है, जो शार्प एज वाली कुल्हाड़ी होती है उसके लिए यूज होता है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, कुल्हाड़ी भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होती थी, होती है आज भी, लेकिन आज और जो हथियार बन गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसके कारण से कुल्हाड़ी को हथियार के रूप में कम ही यूज किया जाता है। पुराने समय में एक दूसरे से लड़ाई करते समय भी लोग कुल्हाड़ी उठा लेते थे, हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल करते थे। बरी द हैचेट का मतलब क्या है कि उस समय क्या होता था कि दो पक्षों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, और वो दोनों पक्ष जो है किसी एक स्थिति में आकर समझौता कर लेते, उस गतिरोध को खत्म करने की पहल करने के लिए एक समझौता हो जाता, और उस समझौते के बाद में जो आपसी मनमुटाव को भुलाकर वो लोग क्या करते, अपने हथियार जो है उनको गाड़ देते थे, ठीक है।
इसका मतलब ये समझा जाता था कि अब वो हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कुल्हाड़ी को गाड़ देते थे, कुल्हाड़ी और उसी तरह के बाकी हथियार जो है उनको गाड़ दिया जाता था, ठीक है। तो वहां से ये चीज ली गई है। टू बरी द हैचेट का मतलब क्या है कि जो कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद को खत्म करने के लिए हथियारों को मतलब पहुंच से दूर कर देना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी एक्चुअली इसके ऐसा माना जाता है कि जो प्योरिटन्स और नेटिव अमेरिकन्स के बीच में जब युद्ध चला था 1600 ईस्वी में शायद, ठीक है, तो उनके बीच में युद्ध के बाद जो उसमें उस समय वो जो ट्राइबल्स थे वो, ठीक है, तो उन ट्राइब्स के जो मुखिया थे, उन मुखियाओं के बीच में समझौता हुआ और समझौते के बाद दोनों तरफ के मुखियाओं ने अपने हथियार को गाड़ दिया था और शांति की शुरुआत की थी, मतलब, ठीक है। तो वहां से ये चीज ली गई है। तो क्या हो गया इसका? टू एंड अ कन्फ्लिक्ट, एक तो ये हो गया द्वंद्व की या फिर गतिरोध की स्थिति जो है उसको खत्म करना, ठीक है, या फिर टू मेक पीस विद एनिमी, अपने दुश्मन के साथ में शांति की स्थापना करना, ठीक है, उसके लिए यूज होगा बरी द हैचेट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपने, नेक्स्ट इडियम आपकी है केज रेड हैंडेड या कोट रेड हैंडेड। ये रेड जो कलर इडियम्स हमने ली थी उसमें भी हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और इस कहानी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखो क्या है कोट रेड हैंडेड, क्या है, कहां से ये ली गई है, ठीक है। 1400 ईस्वी के आसपास, ठीक है, स्कॉटलैंड में एक नियम बना, एक लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, जिस कानून में ये कहा गया कि वहां पर वहां पर पशुओं की हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगी थी, कत्ल होने लग गए थे, पशुओं को मारा जाने लग गया था। तो ये कानून बना कि अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है पशु हत्या के आरोप में, तो उस पर केस जो है, उस पर आरोप जो है वो तभी साबित होगा जब वो उस पशु के खून से रंगे हुए हाथों के साथ में पकड़ा जाता है। मतलब उस पशु का खून जो है उसके हाथों पर होना चाहिए, तब भी उसको सबूत के तौर पर माना जाएगा। अगर खून से सने हाथ नहीं होते और पशु जो है उसका मांस पकड़ा जाता तो उस पर आरोप साबित नहीं होता था या उस पर केस नहीं चल पाता था, ठीक है। तो उस समय के जो भी राजा महाराजा रहे होंगे या जो भी वहाँ पे मतलब प्रधान रहे होंगे, जो न्याय करने वाले न्यायाधीश रहे होंगे, उन्होंने ये नियम बनाया कि रंगे हाथों पकड़ना होता था एक अपराधी को, ठीक है, उस पर वो मुकदमा चलाने के लिए या उसको साबित करने के लिए, ठीक है। तो अब खून से सने हुए हाथ जो है वो रेड हैंडेड होंगे, वहां से ये इडियम चली है कोट रेड हैंडेड। मतलब क्या हो गया, केच रेड हैंडेड भी इसको कह सकते हैं। तो कोट वाइल, कोट ऑन द स्पॉट, या तो ये हो सकता है, या फिर कोट वाइल कमिटिंग अ क्राइम, अपराध करते समय ही पकड़े जाना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है कोट रेड हैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं लेट वंस हेयर डाउन, ठीक है, ये अपनी अगली इडियम है। देखो क्या है, ये सारी की सारी वही बात है कि लैटिन इंग्लिश से या ग्रीक से ली हुई है, तो उस समय की बातें हैं सारी वहीं से, ये जब पुराने समय से चल रही है सारी कहावतें इडियम्स जो हैं, तो निश्चित रूप से इसकी कहानी भी जो है वहीं से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या कहानी जुड़ी हुई, देखो उस समय क्या होता था, हमारे देश में भी बाकी देशों में भी, स्त्रियां जो होती थी, औरतें जो होती थी, वो अपने बालों का जूड़ा बनाती थी, अलग अलग कलाकृतियां जो हैं वो बनाकर जूड़े बना के बालों को रखती थी। खुले बाल रखना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, खुले बाल औरतों को रखने की अनुमति ही नहीं थी एक तरह से, ठीक है। तो कहीं पर भी
जब वो सार्वजनिक सभा में होती या फिर लोगों के सामने जहाँ कहीं भी वो होती, उस समय वो खुले बाल नहीं रख पाती थी। ठीक है, तो खुले बाल कब रखती? जब वो बिल्कुल अकेली होती, जब लोग कोई भी लोगों के सामने उसे नहीं जाना होता उस समय में। और ऐसा करने का अवसर जो है वो बहुत ही कम मिल पाता था उनको। ठीक है भाई, आमतौर पर लोगों के बीच में उनको रहना पड़ता था। ठीक है, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो बाहर के समाज के लोग हों, उनके बीच में उनको होना होता था। और जब बिल्कुल अकेली वो औरत होती, उस समय ही वो अपने बालों को खुला रख पाती थी। अब बालों को खुला रखने से मतलब उनको जो है वो बाल सुखाने का भी वक्त नहीं मिलता था। ठीक है, तो वो नहाकर बालों को जब धोती तो खुला रखने के लिए वो क्या करती कि एकांत में जाकर अपने बालों को सुखाती थी। ठीक है, बालों को खुला करके सुखाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुश्किल से रिलैक्स करने का मौका मिले। बालों को सुखाने का मतलब कि शांत बैठकर किसी जगह जो है बाल लटकाए हुए खुले छोड़कर बैठती थी ताकि वो बाल सूख जाए, मतलब रिलैक्स करने का वो टाइम होता था। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया टू रिलैक्स। ठीक है भाई, उसके हेयर जो हैं उनको लेट डाउन मतलब रिलैक्स करने देना, उनको नीचे लटकने देना, उस स्थिति के लिए ये यूज होती है, ये जो इडियम है। ठीक है, तो लेट वंस हेयर डाउन मतलब टू रिलैक्स, मतलब हो गया आराम करने की स्थिति जो है उसके लिए यूज होगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो इडियम है उस पर। नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं नंबर 6 नंबर की इडियम है आज की, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका क्या मतलब है? देखो, ये इडियम बनी है किस आधार पे कि आज की तरह पुराने समय में लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो उस समय लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में उस समय लोग जो है वो लालटेन वगैरह या तेल वगैरह डालकर, कोई दिए वगैरह जलाकर और रात के समय काम किया करते थे। ठीक है, तो जब कभी कोई बड़ा टास्क होता जिसको कंप्लीट करना जो है, जल्दी कंप्लीट करना और पूरा करना, जल्दी पूरा करना जरूरी होता था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, रात भर जाग कर वो काम कंप्लीट करते थे, बड़ी मेहनत के साथ में उस काम को रात भर जागते हुए मतलब नींद लिए बिना लगातार मेहनत करते हुए उसको कंप्लीट करते थे। उस समय सबसे महंगा ऑयल जो चलता था वो व्हेल का ऑयल माना जाता था, सबसे महंगा जो है। तो उस समय क्या करते लोग, वो महंगा तेल जलाकर भी अपने काम को कंप्लीट करते। ठीक है, तो वहां से ये ली गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। पुराने समय में जब मान लो कि कोई पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो वो रात भर जागते थे और वो तेल जलता था उससे लालटेन में, उस दिए में, उस तेल को जलाकर रात भर भी, आधी रात तक भी तेल जलाकर वो पढ़ते रहते थे, तब जाकर उनको सफलता मिलती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा मतलब हो गया टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू कंप्लीट ए टास्क। ठीक है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़े, ठीक है, उसके लिए कहेंगे हम बर्न द मिडनाइट ऑयल। समझ गए बात को, कि मान लो रात भर उसने जो है रातों जाग कर उसने तेल जलाकर लालटेन का जो है पढ़ाई की, तब सफलता हासिल की। तो उस तरीके से हम याद रखेंगे उसने क्या किया, मेहनत की मतलब। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करने के लिए ये यूज होती है, ये जो इडियम है। ठीक है, नंबर 7 अपने लेके चलते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब देखिए इसका क्या मतलब है। आमतौर पर, सीधे तौर पर लोग इसको देखते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर की मतलब है जो सगे भाई होते हैं रिश्ते में, जो खून के रिश्ते में जो भाई होते हैं, ठीक है, वो मतलब कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं बाकी लोगों की बजाय। ठीक है, आमतौर पर इसको इस तरीके से समझा जाता है, लेकिन ये तरीका गलत है। इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ इसका उल्टा निकलता देखा जाए तो। कैसे, कहां से लिया गया ये देखो,
ये लिया गया पुराने समय में जब युद्ध होता था, तो युद्ध के समय में लोग जो है वो जो कोई घायल सैनिक होते उनके इलाज के लिए एक दूसरे को खून देते थे, ब्लड देते थे, ठीक है। तो वो ब्लड देकर दूसरे की हेल्प कर रहा है, उसका जीवन बचा रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति उसके लिए कहीं ज्यादा अच्छा साबित होता था, मतलब उसके लिए कहीं ज्यादा अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मूल्यवान साबित होता था उसके लिए। तो वहां से ये इडियम शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका मतलब क्या हो गया कि अपने रिलेटिव्स जो होते हैं, सारे रिलेटिव चाहे वो सगा भाई क्यों नहीं हो, ठीक है, सगा भाई क्यों नहीं हो, कोख में, वाटर से यहाँ पे मतलब क्या, वाटर से मतलब है कोख का जो पानी है, कि कोख के पानी से कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा गहरा होता है खून। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सगे भाई क्यों नहीं हो, चाहे एक ही माँ के संतानें हों, लेकिन वो अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे तो उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो उसके काम आ रहा है, ठीक है। मतलब वो चाहे दूर का ही रिश्तेदार हो, लेकिन वो उसके कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो वो उसके काम आ रहा है। अब वो हो सकता है ब्लड रिलेटिव हो, या फिर हो सकता है ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ नहीं भी हो, उसका सेंस ये समझा जाता है, ठीक है। तो किस तरह से लेंगे इसका अर्थ जो है, ब्लड रिलेशनशिप is the strongest of all, ठीक है। मतलब मुसीबत में जो काम आए वही रिश्तेदार, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुसीबत के समय जो काम आए वही सगा है, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगली इडियम आज की, ये है क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी। क्रोकोडाइल टीयर्स क्या है, घड़ियाली आंसू, मतलब घड़ियाल मगरमच्छ जो होता है। कहां से चली ये कहावत देखो, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या है, किसी के प्रति झूठा दुख का दिखावा करना, मतलब दुख होने का झूठा दिखावा करना कि कोई दुखी हो रहा है, ठीक है, असलियत में उसे कोई दुख नहीं है, लेकिन झूठे आंसू दिखाकर और ये प्रकट करना कि मैं भी दुखी हूं उसके दुख से, ठीक है, उसके लिए यूज होता है ये। तो कैसे, कहां से इसकी शुरुआत हुई होगी, देखो क्रोकोडाइल जो है जब वो इंसान को या किसी भी अपने शिकार को जब वो चबाता है, खाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसकी जब वो चबाने की कोशिश करता है तो उसके आंखों से पानी सा आंसू से निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का सेंस क्या है कि भाई वो एक तरफ तो उस इंसान को खा रहा है और दूसरी तरफ देखने वाले को ये लगता है कि बेचारा रो रहा है, ठीक है। अगर वो रो ही रहा है, उसे दुख ही हो रहा है, तो खाता क्यों, ठीक है। मतलब खाते खाते जो है रो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि खा भी रहा है और दुख भी प्रकट कर रहा है, लेकिन वो आंसू जो है, ठीक है, उसे मान लो कि जो दिक्कत हो रही है उसको निगलने में, हो सकता है उसके कारण से वो आंसू निकलते होंगे, लेकिन देखने वाले को ये लगता है कि वो दुख प्रकट कर रहा है। तो देखने वाले को जब ये लगे कि अगला व्यक्ति दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति के मन में कोई दुख नहीं हो, उस स्थिति के लिए यूज होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब क्या हो गया, टू शो फेक सोरो, मतलब झूठा दिखावा प्रकट करना दुख का, उसके लिए ये यूज होती है। अगली इडियम लेके चलते हैं, born with a silver spoon in mouth। ये भी बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आती रहती है, आपको शायद याद भी होगी, लेकिन एक और तरीका मैं याद करने का आपको बताता हूं, आपके लिए यूजफुल होगा जिनको याद नहीं है, ठीक है। कहां से ये ली गई, देखो पुराने समय में क्या होता, आज भी हालांकि वो प्रथा जो है वो थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन वैसे ही प्रथा है। क्या प्रथा कि पुराने समय में जब कोई बच्चा जन्म लेता, ठीक है, तो उस बच्चे को जब पहली बार जो हम कह सकते हैं कुछ पिलाया जाता, उसे घूंटी दी जाती, मान लो उसे कुछ पिलाया जाता, तो उसको पिलाने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, जो अमीर लोग होते वो स्पेशल चम्मच उसके लिए मंगवाते थे, मतलब चांदी की चम्मच होती थी, चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब मूल्यवान धातुओं में होती थी उस समय भी, आज भी है।
तो चांदी के बर्तन रखते थे लोग, जो अमीर होते वो चांदी के बर्तन रखते थे। तो चांदी की चम्मच से, साधारण चम्मच से न पिलाकर उसे चांदी की चम्मच से वो पिलाया जाता था। मतलब उसका मतलब ये होता कि जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता घर में, कोई दादा है, एक नाना है उसका, वो उसे चांदी की चम्मच से वो पिलाता था। इसके पीछे का मतलब क्या हो गया, सोच क्या हो गई कि भाई उस बच्चे के आने की खुशी में, उस परिवार का सदस्य बनने की खुशी में वो चांदी की चम्मच उसको भेंट करता था वो उसकी तरफ से। ठीक है, तो जो लोग अमीर होते थे वो तो चांदी की चम्मच खरीद लेते थे, लेकिन जो गरीब लोग होते वो चांदी की चम्मच नहीं खरीद पाते थे। तो इसका मतलब चांदी की चम्मच जिसके मुंह में हो जन्म लेते समय, ठीक है, बोर्न जो जन्मा हो विद ए सिल्वर स्पून, एक चांदी की चम्मच के साथ अपने मुंह में चांदी की चम्मच लिए जिसका जन्म हुआ हो, इसका मतलब जन्म लेते ही जिसके मुंह में चांदी की चम्मच हो, ठीक है, वो कैसा बच्चा रहा होगा, निश्चित रूप से वो कैसा रहा, बोर्न इन ए रिच फैमिली। ठीक है, मतलब जिसका जन्म जो है अमीर परिवार में हुआ हो, उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो जो गरीब होते वो तो चांदी की चम्मच दे नहीं पाते थे, इसका सीधा सेंस निकलता अमीरी से। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इडियम आज की लेते हैं हम, स्पिल द बीन्स। देखो क्या है ये कहां से ली गई। उस जमाने में जो वोटिंग होती थी, चुनाव जो होते थे, उनका तरीका क्या होता था, आज की तरह ईवीएम्स नहीं होती थी, या ईवीएम से पहले की जो स्थिति हम देखें उस तरह से भी कागज़ भी नहीं हुआ करते थे कि वो कागज़ में वो मोहर लगाकर उस तरह से वोट दें। तो क्या तरीका होता था कि 2 बॉक्सेज रख दिए जाते थे। ठीक है, 2 बड़े बड़े बॉक्सेज रख दिए जाते या कोई कैनिस्टर रख दिए जाते। ठीक है, उन कैन में लोग वोट किस तरह देते थे, 2 तरह के दाने लोगों के पास होते थे, उनको प्रोवाइड करवाए जाते थे, एक सफ़ेद और एक काले तरह का दाना। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को उन्हें वोट देना होता, ठीक है, 2 कैन रखे होते थे, 2 पक्ष जो होते उनके हिसाब से, तो जिसको मैं चुनना चाहता हूं उसको तो मैं क्या करूंगा, उसके कैन में सफ़ेद वाला दाना मैं डाल दूंगा। ठीक है, और जिसको मैं वोट नहीं देना चाहूं, ठीक है, जिसका मैं विरोध करना चाहूं, उसके कैन में मैं वो जो ब्लैक वाला है वो दाना मैं डाल देता। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे उस कैंडिडेट को चुनना है तो मैं सफ़ेद डालूंगा, अदरवाइज ब्लैक डालूंगा। अब क्या होता कि कई बार लोग जो है आज की तरह ही, जैसे आज इल्ज़ाम लगते हैं ना वो ईवीएम हैक हो गई, ये वो है ना कि वहाँ पे चुनाव में धांधली की गई, तो वही पुराने ज़माने से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो उस समय कई लोग क्या होते, ऐसे होते थे कि जो जानबूझकर उस कैनिस्टर को गिरा देते। ठीक है, गिराने पे क्या होता, वो जो दाने हैं वो सारे बिखर जाते थे, और बिखरने से क्या होता कि वो सारे रहस्य जो है, जो गुप्त जो चुनाव जो हो रहा होता, उसकी सारा भंडाफोड़ हो जाता, सामने आ जाता, भाई कितने दाने कौन से में किसके रखे हुए हैं, किसके रखे ये तो पता नहीं चलता, लेकिन कितने दाने काले हैं कितने दाने सफ़ेद हैं वो वोटिंग पूरी होने से पहले ही उनके सामने आ जाता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी रहस्य जो बताया नहीं जाना चाहिए था उसको कोई उजागर कर दे तो उसके लिए यूज होता है स्पिल द बीन्स, मतलब उनको बिखेर देना और सबके सामने ला देना उस रहस्य को। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट। ठीक है, मतलब रिवील मतलब प्रकट करना, उजागर करना, किसी रहस्य को उजागर कर देना, उसके लिए यूज होता है स्पिल द बीन्स। ठीक है, तो आज की ये इडियम्स थी, 10 इडियम्स मैंने ली है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ऐसे, तो उसके लिए अगले वीडियो में और हम इसी तरह से लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और तरीका जो है आपको काफ़ी पसंद आएगा, और इसी तरह से अलग अलग तरीके से मैं आपको वोकेब जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत तरीके हैं अपने पास सीखने के, बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरत इतनी है कि आप रेगुलर जो है वीडियोस देखते रहें, रेगुलर अपने चैनल से जुड़े रहें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, इससे क्या है मुझे ये पता चलता रहेगा कि आपको वीडियो जो है कितने पसंद आ रहे हैं। वीडियो पे कमेंट करना न भूलें, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, और जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।